बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा जो हमारा पीएमडीसी का जो सिलेबस है उसके अंदर वेक्टर्स के बारे में जिन टॉपिक्स के बारे में कहा गया है। तो आज हम जो है वो हमारा पहला लेक्चर होगा वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स का जो चैप्टर होता है या वेक्टर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिन चीज़ों के बारे में पीएमडीसी के सिलेबस में कहा गया है। देखें, पीएमडीसी के सिलेबस में तीन चीज़ें कही गई है। एक तो कहा गया है एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, और दूसरा जो कहा गया है वो कहा गया है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जो दोनों टॉपिक्स रिलेटेड हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स से। तो ये जो हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स होती है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स दो किस्मों से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। एक हम ग्राफ के थ्रू करते हैं और दूसरा हम फार्मूले के थ्रू करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो आपका पीएमडीसी का जो टेस्ट होगा उसके अंदर ग्राफिकल मेथड्स के आने के चांसेस नहीं होते। उसके अंदर एनालिटिकल मेथड्स होते हैं। जैसे आपके जो है वो सिलेबस में भी इस बात को मेंशन किया गया है कि आपने जो करना है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड करना है। ठीक है, तो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन है उसके बारे में कहा गया है। तो हम जो शुरुआत करते हैं वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स से करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम यहाँ पे करेंगे वो करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो देखिए बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर जो मेथड्स होते हैं उनके नेम में लिख देता हूँ, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए बेटा, आपको वेक्टर्स की डेफिनेशन तो ज़ाहिर है आती होगी। आप जो है वो एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर फर्स्ट ईयर इंटर के हैं, नहीं कि आपको वेक्टर की डेफिनेशन ना आती हो। वेक्टर की डेफिनेशन आपको पता है कि कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड हो और जिसको डायरेक्शन हो और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल करने पड़े, तो ऐसी फिजिकल जो क्वांटिटी होती है उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर। अब ये जो वेक्टर होता है इसके अंदर आपको दो तीन चीज़ें ज़हन में होनी चाहिए। पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं बेटा, ये भी आपको पता होगा। इक्वल वेक्टर्स का मकसद होता है कि उनका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड बराबर है और उनका डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर की इक्वलिटी के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। ज़रूरी नहीं है उनकी इनिशियल पॉइंट सेम हो। इनिशियल पॉइंट सेम है तो भी इक्वल हो सकते हैं, इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है तो भी इक्वल हो सकते हैं। इनिशियल पॉइंट का सेम होना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ दो चीज़ें ज़रूरी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का सेम होना। और जो दूसरी चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर कि निगेटिव ऑफ वेक्टर जो होता है वो क्या होता है। निगेटिव ऑफ वेक्टर, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मकसद होता है कि जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन जो हो अपोजिट हो, इन डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, डायरेक्शन जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, इनके अंदर जो इनके दरमियान इंक्लूडेड एंगल है वो 0 डिग्री होनी चाहिए और इनके दरमियान जो एंगल है वो 180
180 डिग्री होनी चाहिए। अगर दो वेक्टर की आपस में एंगल 180 डिग्री है तो आप कहेंगे कि वो वेक्टर्स एक दूसरे के निगेटिव है। निगेटिव वेक्टर के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो एक दूसरे के निगेटिव कहलाएंगे। निगेटिव के अंदर भी इनिशियल पॉइंट वगैरह का कोई भी इसके ऊपर पाबंदी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का बराबर होना और डायरेक्शन का अपोजिट होना ज़रूरी होता है। ठीक है। इसके बाद जो आपको पता होना चाहिए वो होना चाहिए कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का मकसद होता है ऐसे वेक्टर्स हैविंग having a included angle 0 degree or 180 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है, मकसद पैरेलल, या एक दूसरे के साथ एंगल 180 डिग्री, मकसद वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो आप कहेंगे कि ऐसे वेक्टर्स जिनकी एक दूसरे के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे कि वो लोग कोलिनियर वेक्टर हैं। कोलिनियर वेक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो। उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका मैग्नीट्यूड बराबर है या नहीं है। लेकिन अगर उनके दरमियान एंगल 0 है या 180 है तो वो कोलिनियर कहलाते हैं। कोलिनियर के लिए सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ ज़रूरी है वो एंगल का 0 या 180 होना ज़रूरी है, जैसे पैरेलल के लिए होता है। पैरेलल वेक्टर्स का मकसद है ऐसे वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल 0 है, ज़रूरी नहीं है उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए ज़रूरी है कि उनके दरमियान एंगल 180 हो, जो एक दूसरे से अपोजिट हो। उनके लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो कोलिनियर वेक्टर्स का मकसद है जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, जो सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर एक्ट करते हैं, फिर वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हम कहेंगे कि वो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। अब जो हम करेंगे वो हम करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जब आपने ऐड करना है तो उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है। नेसेसरी कंडीशन होती है। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? वो ये होती है कि नेचर या यूनिट ऑफ वेक्टर्स इज सेम। आप कह सकते हैं कि दो एक जैसे वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं। आप दो डिफरेंट वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ ऐड नहीं कर सकते। जैसे फोर्स को फोर्स के साथ ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड कर सकते हो, मकसद उनके यूनिट सेम हो। अब यूनिट सेम का मकसद है कि मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड सेम ही होते हैं। आप यूनिट सेम का मकसद ये नहीं समझिएगा कि मीटर पर सेकंड से होगा, मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड भी एक ही कंसीडर किए जाए। सिंपली एक जैसे वेक्टर्स को आपस में ऐड किया जा सकता है, डिफरेंट वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरी बात ये कि रिजल्टेंट ऑफ
एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज ऑलवेज वेक्टर। दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो भी रिजल्टेंट आता है वो वेक्टर कहलाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि एडिशन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर सब्ट्रैक्शन भी आ जाती है। अगर दो वेक्टर्स हैं उनको अगर सब्ट्रैक्ट करते हो ना तो भी हम कहते हैं कि वेक्टर्स को हम एडी कर रहे हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन खुद से कोई अलग प्रोसेस नहीं होता। एडिशन को जब रिवर्स करते हो तो सब्ट्रैक्शन बनती है। जिस तरह से डिवीजन कोई अलग प्रोसेस नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन को आप रिवर्स करते हो तो डिवीजन बनती है। इसी तरह से जो रूल एडिशन के लिए होते हैं वही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए होंगे। तो जब मैं बात करता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो उसके लिए जो चीज़ें नेसेसरी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑटोमेटिकली नेसेसरी होती है। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने का मकसद है कि भले उनको सब्ट्रैक्ट करो, टर्म एडिशन इस्तेमाल होगा। फिर कोई भी रिजल्ट जो होता है आफ्टर एडिशन और आफ्टर सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। जवाब जो भी आएगा दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद, आप मिसाल ले ले, नल वेक्टर है। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, न उसका मैग्नीट्यूड है न उसका डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी उस जीरो को हम वेक्टर कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दो वेक्टर के एडिशन के रिजल्ट के बाद एक जीरो आता है। आपको पता है नल वेक्टर हमें तब मिलता है जब दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करें तो जो ज़ीरो हमें मिलेगा उस ज़ीरो को भी हमें वेक्टर कहना पड़ता है। तो ये रूल है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर का तो डायरेक्शन होता है, और वेक्टर तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, तो फिर ज़ीरो कैसे वेक्टर होता है? तो ज़ीरो इस रूल के ऊपर होता है कि दो वेक्टर्स को आप ऐड करो, जो भी रिजल्ट आएगी उसको वेक्टर ही आपने बोलना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ज़रूरी है। जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनकी नेचर सेम होनी चाहिए और रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा वेक्टर होता है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपके पास जो वेक्टर्स होंगे वो कोलिनियर भी हो सकते हैं और नॉन कोलिनियर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास एडिशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, सपोज करें आपके पास कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अगर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो उनके लिए दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इफ दे आर पैरेलल, इफ दे आर पैरेलल, पैरेलल का मकसद है उनके दरमियान एंगल 0 डिग्री है, देन दे आर एडेड यूजिंग सिंपल रूल्स। अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिकल रूल्स भी आप कह सकते हैं कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होती है वो 0 डिग्री होती है, तो सिंपली आप ऐसे वेक्टर्स को एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं। या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान अगर एंगल 0 है, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्सेस की मैं लेता हूँ मिसाल कि 4 न्यूटन फोर्स है और 3 न्यूटन फोर्स है, इनके दरमियान एंगल 0 है, तो इनका जो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं वो सिंपली एडिशन से निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 7 न्यूटन। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है वो ये है, इफ दे आर नॉट पैरेलल। पैरेलल का मकसद है कि थीटा
इज नॉट इक्वल टू, आप इसको इस तरह से कह लें, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, तो वेक्टर्स वेक्टर्स आर एडेड यूजिंग, ठीक है, आर एडेड यूजिंग स्पेशल रूल्स। और वो कौन से रूल्स होते हैं वो आगे डिस्कस करते हैं। तीसरी चीज जो इसके अंदर आती है वो ये होती है कि इफ दे आर एंटी पैरेलल, अगर वेक्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप कहोगे, ठीक है, आप कहोगे इफ दे आर एंटी पैरेलल देन वेक्टर्स, ठीक है, if they are anti-parallel then they are, या vectors are subtracted using simple rules। ठीक है, आप इसको इस तरह से कह लें कि अगर वेक्टर्स हैं हमारे पास, अगर इस तरह से इफ vectors are anti-parallel then they are subtracted simply। आप इसकी मिसाल ले लें, सपोज करें एक 10 न्यूटन की फोर्स है और एक 3 न्यूटन की फोर्स है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगी वो 10 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 7 न्यूटन। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो इस तरह से सिंपली सब्ट्रैक्शन से आएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री है तो वेक्टर्स को सिंपली ऐड कर दो। अगर वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 है, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन अगर वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 या 180 के सिवा कोई और है, तो फिर वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आपको स्पेशल रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। फिर आपको हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, आप लॉ ऑफ पॉलीगॉन, हेक्सागॉन, लॉ ऑफ ट्रायंगल वगैरह इस्तेमाल करोगे, लॉ ऑफ साइन कोसाइन इस्तेमाल करोगे, या उसके लिए आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये जो केस होता है कि जब वेक्टर्स नॉन कोलिनियर होते हैं, जाहिर सी बात है 0 और 180 वाले कोलिनियर कहलाते हैं। अगर वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो उनको ऐड करना आसान है, लेकिन अगर वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है तो उनको आसान करने के लिए, उनको ऐड करने के लिए आपको आम तरीकों से हट के स्पेशल तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे। क्या है वो आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये एडिशन की 3 कंडीशंस होती है। ठीक है, अब इसके अंदर एक बात ध्यान में रखिएगा कि रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज मैक्सिमम when angle between them is 0 degree। Resultant of वेक्टर्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर दे। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज मिनिमम when थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट जो होता है वो सबसे बड़ा आएगा जब उनके दरमियान 0 डिग्री है, और वेक्टर्स का रिजल्टेंट सबसे कम आएगा जब उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री होती है।
अगर वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 या 180 के सिवाय तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान आएगा। मिसाल लेता हूँ मैं इसकी। सपोज करें एक बॉडी है, उसके ऊपर 4 न्यूटन फोर्स लग रही है, 3 न्यूटन फोर्स लग रही है, इनके दरमियान थीटा 0 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा 4 + 3 = 7 न्यूटन होगा। अगर वही दो वेक्टर्स हैं, 4 न्यूटन है और 3 न्यूटन है, थीटा = 180 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो मिनिमम होगा 4 - 3 = 1 न्यूटन होगा, और इस 1 न्यूटन का डायरेक्शन वही होगा जो बड़े वेक्टर का होगा। अगर वही दो वेक्टर्स हैं, एक आपके पास 4 न्यूटन है और एक आपके पास 3 न्यूटन है, ठीक है, आप कहेंगे थीटा > 0 डिग्री है और <90 डिग्री कह लें, या <180 डिग्री कह लें, ठीक है, आप ये कह लें कि <180 डिग्री है। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट जो इनका होगा वो > 1 न्यूटन होगा और <<7 न्यूटन, ठीक है। अगर वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 है तो मैक्सिमम 7 न्यूटन है। अगर वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 है तो रिजल्टेंट 1 न्यूटन है। अगर वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 और 180 के सिवाय तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, 1 के बराबर भी नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। मकसद रिजल्टेंट जो होगा, इसके अंदर कंडीशन आप कह सकते हैं, रिजल्टेंट जो आपको मिला, रिजल्टेंट आपको मैक्सिमम मिला, इसके अंदर रिजल्टेंट आपको मिनिमम मिला, और इसके अंदर जो रिजल्टेंट है वो ग्रेटर है मिनिमम से और लेस है मैक्सिमम से। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो इस तरह से भी हो सकता है। अब इसके ऊपर कॉमन क्वेश्चन है, मैं आपको कॉमन क्वेश्चन बताता जाऊंगा जो एक्सपेक्टेड होंगे कि जिस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये जो सबसे कॉमन से कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग set of forces cannot produce zero resultant, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द फोर्सेस कैन नॉट, कैन भी हो सकता है, मैंने कैन नॉट लिखा है, कैन भी हो सकता है, कैसे, ऑप्शन में बनाता हूं। सपोज करें ऑप्शन 10 10 10 न्यूटन है, दूसरा ऑप्शन में बनाता हूं, सपोज करें 10 है, 15 है और 25 है, तीसरा ऑप्शन में बनाता हूं 13 है, ठीक है, 17 है और इसके सिवा आप कह लें 25 न्यूटन है। चौथा ऑप्शन में बनाता हूं 10 है, 20 है और 35 न्यूटन है। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिए गए, देखें आप क्या सोचोगे। आपको कहा गया सेट ऑफ फोर्सेस है, आप बताएं इनका रिजल्टेंट 0 होगा या नहीं होगा। देखें इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इसके लिए 2 कंडीशंस होती है, मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा कि कोलिनियर की कौन सी होगी, नॉन कोलिनियर, क्योंकि अगर रेगुलर क्लास फर्स्ट ईयर या इंटर का होता तो उसके अंदर हम कंडीशंस में जाते हैं और डिटेल्ड इसको डिस्कस करते हैं। आपको इंडिकेट देनी है तो आपको मैं शार्टली बता देता हूँ, 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन ये होती है
ध्यान से सुनिएगा। पहली कंडीशन ये होती है कि जो दो छोटे वेक्टर्स होते हैं, अगर उनकी सम तीसरे बड़े वेक्टर के बराबर है या तीसरे वेक्टर के बराबर है तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। दो वेक्टर की सम तीसरे के बराबर हो। अगर वेक्टर अनइक्वल है तो दो छोटों की सम तीसरे बड़े के बराबर हो, या अगर वेक्टर इक्वल है तो किसी भी दो वेक्टर की सम तीसरे के बराबर हो तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन शर्त ये कि वेक्टर्स को लीनियर हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया, जनरल क्वेश्चन। और दूसरी कंडीशन कौन सी है कि जो तीसरा वेक्टर, बड़ा वेक्टर, दो छोटे वेक्टर की सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस के दरमियान हो। ठीक है, मैं करता हूं तो आप समझोगे। देखें, क्या करोगे आप इसको, 10 प्लस 10 20, 10 माइनस 10 0। ये तीसरा, ये जो है ना, ये तीसरा है, या तो बराबर होना चाहिए या इनके दरमियान। रेंज कौन सी है इसकी? इसकी रेंज है 0, इसकी रेंज है 0 to 20। या तो ये तीसरा इसके बराबर हो तो भी हो जाएगा, या ये जो तीसरा है इस रेंज के दरमियान है। आप देख सकते हैं रेंज 0 से 20 है, ये इनके दरमियान है। मकसद इसका रिजल्टेंट कैन बी 0। ये जो तीसरा है या तो इसके बराबर हो या तो इस रेंज के दरमियान हो। आप ये देख लेते हैं कि ये जो तीसरा 10 है वो 0 और 20 के दरमियान है। सेम 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25। 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। रेंज कौन सी है इसकी? रेंज है 5 to 25। ये देखें, ये 25 इसके बराबर है, हो सकता है, रिजल्टेंट कैन बी 0। ठीक है, 13 प्लस 17 इज इक्वल टू 30। 17 माइनस 13 इज इक्वल टू 4। रेंज कौन सी है? रेंज है 4 to 30। ये देखें 25 4 और 30 के दरमियान आता है। 4 से लेकर 30 के दरमियान 25 भी आता है ना। मकसद रिजल्टेंट कैन बी 0। आप देखें 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। रेंज कौन सी है इसकी? रेंज है 10 to 30। ये जो तीसरा है न इसके बराबर है और न ही इनके दरमियान है। रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0। सिंपली आपको देखना है। अगर क्लास फर्स्ट ईयर होती तो हम कंडीशन अप्लाई करते, लीनियर को लीनियर की, छोड़ दें उसको। आपने क्या करना है, सिंपली अगर इस तरह से क्वेश्चन हो, आपने ये कंडीशन देखनी है कि जो तीसरा है वो उसकी मैक्सिमम रेंज के बराबर है या मिनिमम के बराबर है, या जो तीसरा है वो उनके दरमियान आता है। अगर यही क्वेश्चन होता कि फोर्सेस कैन प्रोड्यूस 0, नॉट नहीं होता। अगर नॉट है तो ये ऑप्शन सही है। अगर पूछा जाता कि इनमें से कौन से सेट ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर का सबसे सिंपल जो है वो केस है। इसके ऊपर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। नॉन कोलिनियर
वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री न हो, तो ऐसे वेक्टर की एडिशन कैसे की जाती है? तो इसके लिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर यूज्ड। इसके अंदर जो पहले मेथड्स होते हैं उनको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड्स। देखिए, जब आपके पास वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 या 180 के सिवा कोई और एंगल होती है, तो उसके लिए आप स्पेशल वेक्टर एडिशन के मेथड्स को इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब ये मेथड्स दो किस्मों के होते हैं। एक वो होते हैं जो ग्राफिकल मेथड्स होते हैं, एक वो होते हैं जो एनालिटिकल मेथड्स होते हैं। जो ग्राफिकल मेथड्स होते हैं उनके अंदर आपको बाकायदा ग्राफ बना के वेक्टर्स को ड्रॉ करके रिजल्टेंट निकालना होता है, और जो एनालिटिकल मेथड्स होते हैं उनके अंदर फार्मूले के अंदर डेटा पुट करके रिजल्टेंट निकालना होता है। अब आपकी फर्स्ट ईयर की रेगुलर क्लास होती तो हमने वेक्टर को ड्रा करके आपको बता देता कैसे ड्रा होता है, रिजल्टेंट कैसे बनता है, एंगल कैसे निकलती है। लेकिन आप एमडीकेट के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए ग्राफिकल मेथड्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बनते, क्योंकि ग्राफिकल मेथड्स में फिगर्स दी जाती है। फिगर्स के क्वेश्चन ज़्यादातर अपने एमडीकेट के अंदर नहीं आते। लेकिन सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कौन से मेथड्स हैं और कितने वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं एनालिटिकल मेथड्स की तरफ। ग्राफिकल जो मेथड्स होते हैं इसके अंदर एक होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है, आप पैरेललोग्राम पढ़े हुए होंगे, ठीक है। और ये होता है इज यूज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये जो होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैरेललोग्राम इस तरह से बनता है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। लॉ पैरेललोग्राम के अंदर आप पैरेललोग्राम बनाते हो, ठीक है, ये वेक्टर बी बनता है, ये वेक्टर ए बनता है, और इसका जो रिजल्टेंट होता है, ये वाला जो डायगोनल होता है, ये रिजल्टेंट होता है ए प्लस बी का, और ये जो डायगोनल होता है ये रिजल्टेंट होता है ए माइनस बी का। अब ये कैसे होता है इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। आप कहेंगे कि लॉ पैरेललोग्राम सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है, उसको ऐड करने के लिए भी, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। और जब आप पैरेललोग्राम बनते हो ना, तो जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट होता है। एक डायगोनल ए प्लस बी का रिजल्टेंट होता है, दूसरा जो होता है वो ए माइनस बी का। कैसे होता है ये हम डिस्कस करते हैं रेगुलर क्लास के अंदर, आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा जो होता है वो आपके पास है हेड टू टेल रूल या टेल टू टिप रूल is used for addition or subtraction of any number of वेक्टर्स। सपोज करें आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तीन है। तो आप इस तरह से ग्राफ बनाते हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये बनता है इसका रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट होता है
वो वो सारा इफेक्ट रखता है जो तीनों रखते हैं। और रिजल्टेंट हमेशा आउट ऑफ ऑर्डर होता है। रिजल्टेंट का हेड हेड के साथ मिलता है टेल टेल के, चाहे ये हो चाहे ये हो। ग्राफिकल मेथड्स में जो रिजल्टेंट होता है उसका हेड हेड के साथ मिलता है टेल टेल के, हम इसको कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। रिजल्टेंट जो होता है ना वो हमेशा आउट ऑफ ऑर्डर होता है। आउट ऑफ ऑर्डर का मकसद है रिजल्टेंट का हेड हेड के साथ मिलता है, टेल टेल के साथ मिलता है। ठीक है। अब ये जो हेड टू टेल रूल होता है इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। हेड टू टेल रूल के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैं एक दो पैटर्न उसके भी लिखता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन वन हो सकता है कि अ बॉडी मूव्स 10 meter along east, 15 meter along west, 20 meter along north, and finally 25 meter along south। ठीक है। फाइंड फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कॉमन होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है कॉमन क्वेश्चन, मैं सिर्फ कॉमन आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती है। रेगुलर क्लास हो तो उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस बनती है रिजल्टेंट बनाने के लिए। मैं जस्ट आपको सिंपल कंडीशन बताता हूँ। अब इसके अंदर एक वेक्टर है इज इक्वल टू 10 मीटर है ईस्ट की तरफ। दूसरा वेक्टर होता है ये 20 मीटर है वेस्ट की तरफ। तीसरा वेक्टर है इसके अंदर हमारे पास, ठीक है 15 है, सॉरी 20 नहीं है 15 है, ये 15 है, वेस्ट वाला 15 है। ठीक है। ये 15 मीटर वेस्ट है और सी है 20 मीटर, ये है नॉर्थ की तरफ। और जो डी वेक्टर है ये आपके पास है 25 मीटर साउथ की तरफ। अब आपने क्या करना है, हमेशा जब भी रिजल्टेंट निकालना होता है दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं उनको रिड्यूस करके दो बनाने पड़ते हैं। ठीक है। रूल आपका पता है। देखें ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है तो जाहिर है इनका रिजल्टेंट निकलेगा R1। वेस्ट है 15, ईस्ट है, ये एक दूसरे से 180 पे माइनस होता है, ये होगा 5 मीटर। और डायरेक्शन कौन सा होगा, वेस्ट जो बढ़ेगा। रिजल्टेंट 2 होगा इज इक्वल टू 25 मीटर माइनस 20 इज इक्वल टू 5 मीटर। बड़ा कौन सा है, साउथ, तो साउथ होगा। आपके पास रिजल्टेंट दो बने, एक 5 मीटर वेस्ट और दूसरा कौन सा आपके पास बना, इज इक्वल टू 5 मीटर साउथ। आपके पास दो बने। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। देखें वेस्ट और साउथ के दरमियान एंगल कौन सी होती है, वेक्टर के अंदर आप ये बनाते हो, ये हो गया ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। देखें साउथ और वेस्ट के दरमियान एंगल कौन सी होती है, 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करोगे, रिजल्टेंट आपका हो जाएगा 5 स्क्वायर। अगर 90 है तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, अगर 90 है तो ये करेंगे इज इक्वल टू 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू, ठीक है। अगर आप करोगे तो होगा 25 इंटू 2, 25 500 2 मीटर। और डायरेक्शन कौन सा होगा, साउथ ऑफ वेस्ट। दोनों डायरेक्शन होंगे रिजल्टेंट के, क्योंकि आपने ये ला, एक ऐसा वेक्टर है साउथ है, दूसरा वेस्ट है। वैसे भी जब दो इक्वल वेक्टर्स हो और उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वेक्टर अंडर रेडिकल 2 के बराबर।
अगर ये दोनों 10-10 के होते तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 अंडर रेडिकल 2, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर है। अगर दो परपेंडिकुलर इक्वल वेक्टर्स हैं तो आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन में लिखता हूं कि moves a body moves 10 meter along west, 10 meter along north, and finally 10 meter along upward. Find resultant displacement. ठीक है, ये एक अलग कंडीशन है इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। ठीक है, इसमें पहले आप रिजल्टेंट किसका निकालोगे? A इज इक्वल टू 10 मीटर नॉर्थ, वेक्टर B है इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर वेस्ट है, 10 मीटर वेस्ट है, और वेक्टर C है 10 मीटर, ठीक है। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए 10 अंडर रेडिकल 2 कर लें ताकि ये आपका क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन में आसान बन जाए। 10 अंडर रेडिकल 2 मीटर अलॉन्ग अपवर्ड, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपके पास मीटर अपवर्ड। अब आपने क्या करना है, दो बनाने हैं। दो किससे बनाओगे? नॉर्थ और वेस्ट से बनाए। वेस्ट और इससे नहीं बनाना, मुश्किल हो जाएगा। अप या डाउन को रहने दें, बाकियों को रिड्यूस करें। वेक्टर इसका रिजल्टेंट बनेगा रिजल्टेंट 1, ये हो जाएगा। देखें, नॉर्थ और वेस्ट परपेंडिकुलर है, नॉर्थ और वेस्ट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, और ये भी 10 है और ये भी 10 है। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 10 अंडर रेडिकल 2 मीटर नॉर्थ ऑफ या वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये हो जाएगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आप ये सेम तरीका इस्तेमाल करोगे, अंडर रेडिकल 10 स्क्वायर अंडर रेडिकल 10 स्क्वायर हो जाएगा अंडर रेडिकल 200, 200 होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, 100 का 10 आएगा 10 अंडर रेडिकल। जब दो इक्वल होते ना, करने की जरूरत ही नहीं। अब क्या बचा? अब दो बचे, एक ये भी 10 अंडर रेडिकल 2, ये भी 10 अंडर रेडिकल 2, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा? अब आप इसका रिजल्ट निकाल, देखिए अपवर्ड, अपवर्ड का मकसद है ये अपवर्ड, अपवर्ड का इन सब के साथ एंगल 90 होती है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 10 अंडर रेडिकल 2 होल स्क्वायर, 10 अंडर रेडिकल 2 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100, 100 इंटू 2 हो जाएगा 200, प्लस हो जाएगा 200 इज इक्वल टू हो जाएगा 400 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। डायरेक्शन कौन सा होगा? डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ एंड अप, ये हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। इस तरह से वैसे भी आपको पता है जब दोनों बराबर है 10 अंडर रेडिकल 2 10 अंडर रेडिकल 2, तो क्या होगा? 10 अंडर रेडिकल 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रेडिकल 2, अंडर रेडिकल 2 अंडर रेडिकल 2 2 के बराबर, 10 इंटू 2 क्या होगा? 20। जवाब डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन आप कैलकुलेशन करें फिर कंफ्यूज हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये रिलेटेड होते हैं हेड टू टेल रूल से। बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन इतनी आपके लिए एमडीकेट के अंदर ज़रूरी नहीं होते, मैंने इसको सिंपल रखा है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरे जो मेथड्स होते हैं उनको हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। एनालिटिकल मेथड्स के अंदर क्या होता है? आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ता, आपके पास फार्मूले होते हैं, सिंपली अपने फार्मूलाज के थ्रू सॉल्व करना होता है। इसमें एक होता है लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है, इज यूज्ड फॉर एडिशन एंड subtraction of two vectors only,
ठीक है। अब इसके अंदर अगर दो वेक्टर की एडिशन है, दो वेक्टर को अगर आपने ऐड करना है तो आप कर सकते हैं उनका रिजल्टेंट अंडर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला लगाओगे वेक्टर को ऐड करने। और थीटा, थीटा कौन सी होती है? एंगल ऑफ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होती है, ठीक है। और जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आप रिजल्टेंट निकालोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। इसमें भी थीटा बिटवीन वेक्टर्स होती है। क्वेश्चन में करता हूं, इफ a is equal to 3 units, b is equal to 4 units, ठीक है, फाइंड एंड, ठीक है, एंड एंगल बिटवीन बिटवीन टू वेक्टर्स is 60 degree, then find resultant of a plus b and resultant of a minus b। ये मैंने मैग्नीट्यूड के सेंस में लिखा है। तो आप क्या करोगे, a प्लस बी का हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस कॉस 60 किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 और प्लस हो जाएगा 12 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 37 विच इज इक्वल टू द 6.1 मीटर्स। ये कर सकते हैं। अब आपको a माइनस बी कैसे करना है? a माइनस बी ये हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ a माइनस बी का क्या होगा? 25 माइनस 12, क्योंकि जाहिर है उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है? माइनस कॉस 60 तो वही होती है। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रेडिकल 13 यूनिट्स। ये रिजल्टेंट जो होगा ये a माइनस बी का होगा। अगर a माइनस बी करोगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगी, जवाब आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखें। इफ a is equal to 3 units and b is equal to 4 units and angle between vectors is 90 degree, then find a plus b and a minus b, ठीक है। आप कर लें a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos 90 इज इक्वल टू होगा 9 प्लस होगा 16, cos 90 होता है 0 के बराबर, फैक्टर चला जाएगा, अंडर रेडिकल 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है। cos 90 0 के बराबर होता है। a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी जो होता है ये किसके बराबर होगा? ठीक है, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू हो जाएगा cos 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 16 माइनस 0 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है। इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होती है ना, तो उनका सम और डिफरेंस बराबर होता है। यही तो वेक्टर की प्रॉपर्टी है। आम स्केलर के अंदर तो ऐसे तो नहीं होता, सम और डिफरेंस तो बराबर नहीं होता। यही तो वेक्टर्स हैं। जो मशहूर क्वेश्चन है वेक्टर्स के अंदर, एट व्हाट एंगल resultant of a plus b is equal to the resultant of a minus b,
एंगल आ गई 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो आप कहोगे इसके अंदर आप यहाँ पे लिखोगे, इसके अंदर आप लिखोगे कि एट 90 डिग्री सम एंड डिफरेंस इज इक्वल। अब इसकी बहुत सारी कंडीशन है, आगे मैं नहीं जा रहा, इसके अंदर इतना आपके लिए जरूरी नहीं है। एक और क्वेश्चन होता है इसके अंदर, ठीक है, कि एट व्हाट एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर, के दो वेक्टर के दरमियान कौन सी एंगल होनी चाहिए, उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर ए है, सपोज करें आपको कहा गया है अगर ए 4 यूनिट्स है, बी अगर 4 यूनिट्स है, तो जो रिजल्टेंट हो वो भी 4 यूनिट्स हो। दो वेक्टर के दरमियान वो कौन सी एंगल रखें जिस एंगल पे, दो वेक्टर के दरमियान कौन सी एंगल रखें जिस एंगल पे उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर हो। ठीक है, आप कर सकते हैं, सपोज करें a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू सी, तीनों c के बराबर है, आप कर लें इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप करोगे c, रिजल्टेंट भी c के बराबर, तीनों बराबर सपोज करें c के, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर cos थीटा, ये हो जाएगा। तीनों बराबर सपोज करते हैं सी के बराबर, क्या होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर cos थीटा, सी स्क्वायर 2c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर cos थीटा कैंसल, सब में है 1 इज इक्वल टू 2 प्लस cos थीटा 2 cos थीटा। ठीक है, ये 2 इस तरह आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा, ये हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू cos थीटा, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स -1/2, तो थीटा हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, इन दोनों के दरमियान 120 है, तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये जो होते हैं ये किसके ऊपर होते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन के ऊपर होते हैं। दूसरा होता है हमारे पास लॉ ऑफ साइन। ठीक है, लॉ ऑफ साइन होता है, लॉ ऑफ साइन फिजिक्स के अंदर is used for finding direction of a resultant vector। वैसे बहुत बड़ा लॉ है, ये भी दो वेक्टर्स के लिए होता है, उनका रिजल्टेंट जो होता है उसकी रिजल्टेंट की एंगल के लिए आपकी लेवल तक हम सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वो लॉ होता है जो तीनों वेक्टर्स, तीनों एंगल सब कुछ फाइंड करके दे सकते हैं। ठीक है, रेगुलर क्लासेस के तो अंदर हम करते हैं, लेकिन आपके लिए इसको इतना ज़्यादा आगे ले जाना जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो कल बाकी एक तरीका रहता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड इंशाल्लाह कल वाली क्लास में करते हैं, तो कल डिस्कस करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड।